हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमवे क्लासेस। एमवे क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज का। ये है पार्ट 7, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ट 40 क्वेश्चंस फॉर नाइलेट ओ लेवल। आज जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये है जनवरी 2012 का। ओके, सो नाइलेट ओ लेवल में जो पेपर आता है वो रहता है दो पार्ट में। पार्ट 1 जो है वो 40 मार्क्स का है, पार्ट 2 जो है वो 60 मार्क्स का है। पार्ट 1 जो है उसके आंसर फिलअप किए जाते हैं टीयर ऑफ आंसर शीट के ऊपर, दैट इज़ OMR शीट के ऊपर जो अटैच रहती है क्वेश्चन पेपर के साथ। इसे कंप्लीट करना होता है 1 आवर के अंदर, एंड 1 आवर के बाद आपको क्वेश्चन आंसर बुक दी जाती है फॉर द पार्ट 2। ठीक है, 1 आवर से पहले भी अगर हम पार्ट 1 की आंसर शीट को वापस कर देते हैं तो पार्ट 2 की आंसर शीट मिल जाती है हमें। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 2 आवर्स होते हैं। टोटल हो गया पेपर का टाइम 3 आवर्स, पार्ट 1 के लिए 1 आवर एंड पार्ट 2 के लिए 2 आवर्स। 40 मार्क्स एंड 60 मार्क्स। पार्ट 1 को पास करने के लिए मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट 25 एंड पार्ट 2 के लिए होने चाहिए एटलीस्ट 35। टोटल 50 मार्क्स अगर पास मार्क्स के लिए 50 मार्क्स हैं नाइलेट ओ लेवल के एग्ज़ाम्स में। सो अगर आपके पार्ट 1 में, जैसे पार्ट 1 है हमारे पास MCQs या ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है पार्ट 1 का, अगर ये हमारा क्लियर नहीं है तो पार्ट 2 जो है वो चेक ही नहीं होता। ठीक है, तो फोकस रहता है यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के ऊपर जो MR शीट के ऊपर फिलअप किया जाता है। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस फॉर द टुडेज क्लास। पार्ट 1 है यहाँ पे MCQs के लिए। MCQs में 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। सो टोटल जो पार्ट 1 में पेपर रहते हैं आपके पास, पार्ट 1 में क्वेश्चन रहते हैं 4 और 4 क्वेश्चन के पार्ट्स रहते हैं 10। सो टोटल हो गई है 40। ठीक है, तो ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जे आफ्टर द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटेड। जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो जे की वैल्यू क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, जब हमने लूप पढ़ी थी या कंडीशनल ऑपरेटर पढ़े हैं तो वहाँ पे है कि अगर हमें कोई भी कंडीशन या लूप हम लिखते हैं तो कंडीशन लिखी जाती है उसके अंदर, और अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखते हैं तब हमें ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे कंपाइल्ड एंड रन प्रोग्राम सीरीज़ के भी प्रोग्राम हैं जहाँ पे आप इनको देख सकते हैं कि हमने फॉर का लूप कैसे किया, इफ़ एल्स कैसे किए हैं, या ऑपरेटर हैं किस तरह से एग्जीक्यूट किए हैं सारे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो इसके साथ एग्जीक्यूट होती है। अगर हमें यहाँ मल्टीपल स्टेटमेंट लिखनी है तब हमें कर्ली ब्रेसेस लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि k इज इक्वल टू 17, j इज इक्वल टू 6, तो k लेस देन 10 है, तो k की वैल्यू क्या है 17, 17 लेस देन 10। अगर ये है तो ये वैसे तो फॉल्स है। ठीक है, तो अगर ये ट्रू होता तो ये आंसर होता आपके पास j इज इक्वल टू 8, क्योंकि हमें जस्ट अटैच्ड वाली एक स्टेटमेंट देखनी होती है अगर हमने ब्रेसेस नहीं लगाई हैं। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स है तो अगला एग्जीक्यूट होगा फिर इसमें। तो जे की वैल्यू क्या है एक्चुअली में 6 है, तो 6 + 1 हुआ, और फिर जे की वैल्यू क्या हो गई अब 7। नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास आने के बाद जे इज इक्वल टू 7 + 2 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 9। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है what would be the output after compilation and execution of the following code। फिर से कोड दिया गया है, इसका बस यहाँ पे आंसर देखना है कि क्या आएगा। तो कोड है कि इंट मेन के साथ यहाँ पे डिक्लेयर किया है। देखो मैंने ये बताया था आपको कि जब भी मेन इंट के साथ रहेगा तो रिटर्न 0 जाएगा, या तो यहाँ पे void मेन होगा। ठीक है, सो इंट एरे नाम से एक एरे डिक्लेयर कर दी जिसके 3 एलिमेंट हैं, जिसमें एलिमेंट दिया है सिर्फ एक, और फिर इंट आई दिया। ओके, अब लूप है i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 2 एंड i प्लस प्लस। प्रिंटफ में क्या बोला, %d एरे i एंड रिटर्न 0। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि आंसर क्या आएगा इसका, तो 5 गार्बेज 5 0 0 0 0 0 या 5 5 5। तो यहाँ पे बस परसेंटेज लाइक आपका जो ये एरे है इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो %d ने उस एलिमेंट को उठा लिया, तो क्या आ गया आंसर 5। अब एरे आई, उसके बाद तो कोई एलिमेंट नहीं आया, तो क्या एलिमेंट उठाता गया वो फिर गार्बेज वैल्यू में चाहे 0 है 1 है प्लस है 100 है 1000 है कुछ भी। ठीक है, और रिटर्न 0 में भी इसने गार्बेज वैल्यू उठा ली फिर उसके बाद, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे अल्टीमेटली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3।
इन एन असाइनमेंट स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पे द वेरिएबल सेकेंड वन ट्रू है, द वैल्यू ऑफ बी इज असाइन टू द वेरिएबल ए, बट इफ बी चेंजेस लेटर इट विल नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द ए। यहाँ पे क्या है, ये है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जो हम लेफ्ट साइड को वेरिएबल लिखते हैं यहाँ पे, लाइक वेरिएबल है नेक्स्ट लेफ्ट साइड को, और वैल्यू असाइन होती है राइट साइड की। तो यहाँ पे अगर a इज इक्वल टू बी लिखा है तो b में जो वैल्यू असाइन की गई होगी वो असाइन होती है यहाँ पे a को, ठीक है। b नहीं असाइन हो रहा है a को, यहाँ पे b में जो वैल्यू है वो असाइन हो रही है। तो अल्टीमेटली थर्ड में स्टेटमेंट आपकी जो ट्रू है वो है थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रिंट विच कोड विल प्रिंट k 20 टाइम्स, इनमें से कौन सा कोड है जो k को 20 टाइम प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे पॉज करके आप खुद से सर्च करना वैसे कौन सा इनमें से प्रिंट करेगा, लेकिन राइट आंसर जो है वो है सी यहाँ पे। अब कैसे, सी को मैं एग्जीक्यूट करके बताती हूँ आपको। यहाँ लिखा है फॉर 1 इज इक्वल टू 0, फॉर i इज इक्वल टू 0, फिर है i लेस देन 20 एंड i प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे आ गया प्रिंट, प्रिंट एफ में आ गया k। और ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि i इज इक्वल टू 1 है, i लेस देन इक्वल टू 20 है, एंड i का प्लस प्लस है यहाँ पे। तो 0 से लेके ये लेस देन 20 तक क्या आएगा, 0 से लेके आएगा 19 तक, तो 20 हो गए, और उतनी बार ये प्रिंट k की स्टेटमेंट को प्रिंट करता रहेगा। इसलिए कोड बोल रहा था कि विच कोड विल प्रिंट k 20 टाइम्स, तो ये वाली जो थर्ड स्टेटमेंट है ये प्रिंट करेगी k को 20 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हाट हैपन्स, जब ये कोड जो है ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो कोड है ये b इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू b प्लस प्लस। यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से क्वेश्चन है। तो पहले क्या हुआ, ये है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट कि पहले वैल्यू असाइन हुई, बाद में जो वैल्यू इंक्रीज हुई। तो यहाँ b में पहले क्या वैल्यू है 3, अब b में क्या वैल्यू बचेगी, अगले कोड तक जाने से पहले, अगली स्टेटमेंट में मूव करने से पहले b की वैल्यू चेंज हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी विद 1 इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से। तो b हो गया यहाँ पे 4। अब बस यहाँ पे आंसर चेक करो कि कौन सा है, कि a 3 वैल्यू है और b की 4 है, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r आफ्टर दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड। अब r की वैल्यू क्या होगी जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अब देखो यहाँ पे एक ये वेरिएबल लगा है और एक ये है, इसका मतलब होता है और इसका मतलब है एंड। और का मतलब है कि इस साइड को और इस साइड को जो दो स्टेटमेंट लिखी है, लाइक 1 है सेकंड है, तो इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू है, और एंड का मतलब है कि इस तरफ वाली और इस तरफ वाली स्टेटमेंट भी ट्रू होनी चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है, इन दोनों में से भी एक स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू बनेगा, तब एग्जीक्यूट होगा कोड, अदरवाइज ये एल्स में चला जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, r ग्रेटर देन 3 है तो 2 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन फॉल्स है ये वाली। लेकिन k इज ग्रेटर देन 8 है, यस 8 इज ग्रेटर देन 6, एंड तो एक कंडीशन ट्रू हो गई ये वाली। यहाँ पे r लेस देन 5 है, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। k इज ग्रेटर देन 10, 8 इज ग्रेटर देन 10, ये फॉल्स हो गया। तो इसमें ये ट्रू हो गई, इसमें ये ट्रू हो गई। अल्टीमेटली इस कंडीशन के जो इस कंडीशन को जो वेरीफाई करती है वो कंडीशनें ट्रू हो गई कि राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से ट्रू हैं स्टेटमेंट्स। तो एग्जीक्यूट हो गया r इज इक्वल टू 9। आंसर है यहाँ पे a। अगर ये दोनों तरफ फॉल्स रहता, दोनों में से या तो कोई भी एक फॉल्स हो जाता, ये या तो इस साइड में भी कोई भी ट्रू नहीं बनती, इस साइड को भी कोई ट्रू नहीं बनती, तब इसका आंसर रहता r इज इक्वल टू 6। ओके, सो राइट आंसर इज फॉर 1.6 इज a। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर। इनमें से कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। तो ये सिंपल है लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो इक्वल टू का जो है वो वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। Next question is, what is the final value of the x when this code is being executed? तो x की वैल्यू हो गई 0, 0 is less than equal to 10 and 0 increment। अब यहाँ पे जो है फाइनल वैल्यू की बात बोल रहा है ये, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी 0 से लेके 10 तक। तो 10 से दैट मीन्स एक लेस रहेगा ये,
तो ये होगा 9. सो आंसर इज बी, x में जो फाइनल वैल्यू एग्जीक्यूट हुई 0 से लेके 9 तक. फॉर द फंक्शन, ये फंक्शन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट विच इज द अप्रोप्रिएट कॉलिंग स्टेटमेंट फ्रॉम मेन प्रोग्राम. कौन सी मेन प्रोग्राम से वैलिड स्टेटमेंट बोली जाएगी इनमें से. तो इनमें से जो है ये है एस इज इक्वल टू ऑपरेशन ए एंड 6 A6. सो फर्स्ट वन यहाँ पे एरे है और ये है वेरिएबल वैल्यू असाइन की गई है. लास्ट क्वेश्चन है 1.10 विच इज एन इनकरेक्ट वेरिएबल नेम. इनमें से कौन सा इनकरेक्ट वेरिएबल नेम है? ये वाला, क्योंकि बीच में स्पेस नहीं होता. ठीक है, सो दिस वन इज द राइट आंसर हियर. ये हो गया हमारे पास 10 क्वेश्चन. आपके कितने करेक्ट हैं कमेंट करना कमेंट बॉक्स में. फर्स्ट में कितने, सेकंड में कितने, या तो टोटल मार्क्स कमेंट कर देना. नेक्स्ट पार्ट रहता है ट्रू फॉल्स के लिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन है द इंडेक्स ऑफ एन एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 1. एरे का जो इंडेक्स है वो स्टार्ट करता है 1 से, नहीं 0 से स्टार्ट करता है. सो फॉल्स है ये. टास्क ऑफ कंटिन्यू कीवर्ड is to be transfer the control of the program to the next step of the loop. क्या ऐसा है? कंटिन्यू एंड स्विच स्टेटमेंट के ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी बना है, तो थ्योरी को पहले कवर अप करना एंड देन कम टू दिस ऑब्जेक्टिव टाइप. सो दिस इज फॉल्स वन. एवरी वेरिएबल इन द सी हैव 3 मोस्ट फंडामेंटल एट्रीब्यूट. हर एक वेरिएबल के 3 फंडामेंटल वेरिएबल होते या एट्रीब्यूट होते हैं. नेम है, वैल्यू है और फिर उसका एड्रेस है. ये कंडीशन ट्रू है. उसका नाम रहता है, उसमें जो आप वैल्यू साइन करते हो, और मेमोरी में ये कहाँ पे स्टोर हुआ जाके, वो 3 फंडामेंटल वेरिएबल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज गारंटेड दैट द व्हाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट 1. क्या ये गारंटी दी जा सकती है? नहीं. व्हाइल लूप जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप व्हाइल लगा रहे हो या डू व्हाइल लूप लगा रहे हो. ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए फर्स्ट कि व्हाइल लूप का दूसरा नाम क्या है और डू व्हाइल लूप का दूसरा नाम क्या है. अब इनमें से कौन सा लूप है जो एटलीस्ट 1 एग्जीक्यूट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मतलब ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो ये वैलिड एक्सप्रेशंस हैं कि नहीं? नहीं, ये वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है इन सी पैरामीटर्स टू फंक्शन कैन बी पास्ड बाय वैल्यू बट नॉट बाय द रेफरेंस. ये कंडीशन है. सी पैरामीटर्स टू अ फंक्शन कैन बी पास्ड बाय द वैल्यू बट नॉट बाय द रेफरेंस. यस, पैरामीटर जो है हम पास कर सकते हैं बाय द वैल्यू बट नॉट द रेफरेंस. नेक्स्ट है changes made to an array inside a function are automatically reflected in calling program. Yes, this one is also true. The operating system converts C program into the machine language. नहीं, operating system नहीं, compiler या interpreter. Next है every function in C must have a return statement. रिटर्न स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है. हमने देखा ना कि अगर आप मेन का डेटा टाइप डिक्लेयर करते हो तो हमें रिटर्न चाहिए, अदरवाइज हम वाइड के साथ अगर हम डिक्लेयर करते हैं देन वी डोंट नीड एनी मेन फंक्शन देयर. नेक्स्ट इज सी इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? नहीं, कंडीशन फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. सो ये भी हो गए 10 क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारे पास मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में दो साइड है आपके पास, ये 2 कॉलम्स हैं, एक्स एंड वाई है. तो एक्स की तरफ को आपको स्टेटमेंट है, वाई की तरफ को आपको ऑप्शन दी जाती हैं. तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमें चूज़ करना होता है कि कौन किसके साथ ट्रूली रिएक्ट कर रही है या वेरीफाई कर रही है उस स्टेटमेंट को, या उसके साथ थोड़ा बहुत रिलेशन अपना शो करती है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज साइज ऑफ वाइड प्रिंटर इन बाइट. वाइड प्रिंटर का साइज क्या है इन बाइट्स में? तो ये आंसर है एफ. नेक्स्ट है पी आई कैन बी रिटन एज. पी आई को हम और किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको विद दिस जे ऑप्शन. नेक्स्ट इज यूनियन. यूनियन क्या है? यूनियन है यहाँ पे, ये इसकी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं हम, इज अ मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज्ड बाय द सेवरल डिफरेंट वेरिएबल्स विच मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप. सो द आंसर इज आई. नेक्स्ट इज मेलॉक. मेलॉक फंक्शन क्या है? ये रिटर्न करता है एक पॉइंटर को टू द बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक. सो वैलिड आंसर इज सी. नेक्स्ट इज रिकर्जन. रिकर्जन क्या है? रिकर्जन इज अ फंक्शन व्हेन it call itself, a function calling itself. L is the right answer. Next is int pointer p
एंड देन 10। ये क्या है? ये है p इज अ पॉइंटर टू एन array ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर क्या है? इज अ डिफरेंट मेमोरी लोकेशन that is used by several is a different memory location that is used by several different variables which may be of different type. So I and k इनमें से कोई भी एक दूसरे का आंसर हो सकता है, तो आपने जिसको पहला दिया होगा उससे दूसरा नेक्स्ट के लिए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज 3.8 लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट इज अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग कंपैरिजन। स्ट्रिंग कंपैरिजन क्या है? ये कंपेयर करता है, नाम ही जस्टिफाई कर रहा है अपने आप को कि ये कंपेयर करेगा दो स्ट्रिंग्स को आपस में। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग, STR स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग एंड CAT कैट स्टैंड फॉर कंकैटिनेशन। सो ये कंकैटिनेशन का मतलब है ज्वाइन करना। सो राइट आंसर इज बी, ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स। ओके, सो लास्ट वन इज फोर्थ वन, फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ऑप्शंस हैं, ये एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है वो हमें फिल अप करना होता है इन फिलिंग द ब्लैंक्स में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अल्टीमेटली ऑल डेटा आइटम्स प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर आर रिड्यूस्ड टू कॉम्बिनेशंस ऑफ व्हाट? zeros and ones. So right answer for the first is M. Next is dash are used when we want to test more than one condition and make a decision. So किसको हम टेस्ट करते हैं? So right answer here is logical operator. Logical operator. If a function return type is declared, अगर function की return type हम declare कर देते हैं तो it cannot return a value. कौन सी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता ये? सी। आंसर इज सी। फोर्थ इज फंक्शन राइट्स अ करेक्टर टू स्पेसिफाइड फाइल। कौन सा फंक्शन राइट करता है? स्ट्रिंग फंक्शन। नेक्स्ट इज फंक्शन राइट्स अ लाइन टू अ स्पेसिफाइड फाइल। अब यहाँ पे फाइल की बात हो रही है, तो फाइल में होता है एफ पुट फंक्शन। स्पेसिफाइड फाइल, अच्छा दोनों में फाइल है। तो फर्स्ट का है, अगर कैरेक्टर की बात हो रही है तो एफ पुट सी है, और सेकंड की बात हो रही है तो आई है। सो फोर्थ में एफ एंड फिफ्थ में आई। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स दैट कन्वेज मीनिंग इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। ग्रुप ऑफ करेक्टर लाइक एस टी, तो एस है एक करेक्टर, टी दूसरा करेक्टर, आर, मतलब इसमें हर एक शब्द में की बात हो रही है यहाँ पे कि अगर ग्रुप ऑफ करेक्टर है तो वो क्या कहलाता है? फिर स्ट्रिंग है या वर्ड है। ठीक है, तो लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज मोस्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम इज स्टोर्ड इन, जो भी सिस्टम में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं वो मोस्टली कहाँ पे स्टोर होती है? कौन सी फाइल्स में स्टोर होती है एक्चुअली? तो वो होती है अनस्ट्रक्चर्ड फाइल में, unstructured file. Next is the smallest data item a computer can process is called as, smallest data item को हम क्या कहते हैं? Bit, binary digit. Next is the dash is a program that is executed before the source code is compiled. कौन सा program execute होता है? Preprocessor. Last one is if the pointer variable ptr holds the address of the char, the data type of star, that means pointer ptr will be, क्या होगा? So it will be CHAR J. So ये हो गया आपके पास 40 क्वेश्चंस। आपके कितने आंसर इनमें से ठीक थे? एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, अब मंडे को आपका एग्ज़ाम है ये। सो अटेंटिवली इन पेपर को देते रहना एंड या ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। एज दिस इज़ द कोरोना टाइम, सो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, और मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहिए। God bless you all.